दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल अनसुने किस्से में आपका स्वागत है। अनसुने किस्से में हम हर मंगलवार आपके साथ साझा करते हैं कुछ रोचक घटनाक्रम और कहानियां। तो आइए आज सुनते हैं कहानी काकी का मट्ठा। इस कहानी में सरकारी तंत्र द्वारा हमारे समाज में फैलाई जा रही नफरत का चित्रण है। सरकारी नुमाइंदों के भेदभाव भरे स्वार्थी कृत्य हमारे रिश्तों को लगातार कमजोर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। पूरे गांव में यशोदा काकी के मट्ठे और सोहन रघुवीर के प्रेम की कस्में खाई जाती थी। इनकी शुद्धता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। क्या मजाल कि यशोदा काकी के मथे हुए मट्ठे में कोई मक्खन का एक कतरा ढूंढ कर दिखाती। यूं तो काकी की आंखें कमजोर थीं, लेकिन छाछ से मक्खन निकालने में वह निपुण थी। रोजाना भोर में चिड़ियों की मनभावन तान और काकी के मथानी की आवाज एक साथ गांव में सुनाई देती थी। सुबह होने से पहले काकी अपनी दोहनी लेकर बैठ जाती और रात में जमाए गए दही को तब तक मथती जब तक कि गांव वाले अपने बर्तन लेकर उनके दरवाजे पर भीड़ न लगा लेते। काकी जब देख लेती कि मट्ठा लेने वालों की लाइन लग गई है तो वह सिर नीचे कर और अधिक एकाग्रता के साथ दही मथने में जुट जाती और बीच बीच में दिखावटी गुस्से के साथ बड़बड़ाती। न जाने इन मुफ्तखोरों तक मेरे मट्ठे की महक कैसे पहुंच जाती है। सूरज भी नहीं निकलने देते, चले आते हैं झुकड़ी लेकर। हालांकि काकी जब यह कहती तो उनके अंतर्मन की खुशी चेहरे पर साफ झलकती। लोगों को देखकर काकी जानबूझकर देरी करती और अपने मट्ठे की अहमियत बताने की पूरी कोशिश करती। लोग चुपचाप खड़े काकी की ओर ललचाई हुई नजरों से देखते रहते। करते भी क्या, काकी के मट्ठे के बिना लोगों के गले के नीचे कौर नहीं उतरता था। किसी की रोटी तो किसी के भात का हर रोज का साथी था काकी का मट्ठा। सोहन और रघुवीर भी काकी के दरवाजे पर रोज सुबह अपनी चुकड़ी लेकर आ जाते। काकी ने कई बार कहा भी, दोनों क्यों दौड़े चले आते हो? कोई एक भी आ जाओगे तो मैं मट्ठा देने से मना नहीं करूंगी। अगर यह सोचते हो कि दोनों के आने पर अधिक मट्ठा मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। मैं आधी चुकड़ी से एक बूंद भी अधिक नहीं दूंगी। मुझे तो सबको पुजाना है। सोहन और रघुवीर काकी की सुनते और मट्ठा लेकर निकल जाते। उनके लिए काकी का मट्ठा क्या मायने रखता था यह उस दिन पता चला जिस दिन घर पहुंचते ही दरवाजे पर सोहन लड़खड़ा गया और मट्ठे से भरी उसकी चुकड़ी जमीन पर गिर गई। जमीन पर फैले हुए मट्ठे को सोहन और रघुवीर ने पेट के बल लेटकर तब तक सुड़का जब तक कि उनके मुंह में जमीन की धूल नहीं भर गई। यहाँ काकी के मट्ठे का स्वाद और सोहन रघुवीर के प्रेम भाव का अद्भुत समागम दिखा। सोहन और रघुवीर चचेरे भाई हैं। दोनों के ही पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। सोहन बड़ा है और हमेशा रघुवीर के पालक की भूमिका में रहता है। रघुवीर जहां भी जाता सोहन उसके पीछे परछाई की तरह चलता। दोनों अपनी खेती किसानी के काम में दिन रात जुटे रहते। सोहन और रघुवीर खेती के गुणी माने जाते हैं। वो अपने खेतों से इतना अनाज उपजा लेते हैं कि साल भर बड़े आराम से गुजारा हो जाता है। इस साल बारिश के मौसम में दोनों ने अपने खेतों में धान बोई। बारिश ठीक ठाक हो रही थी और धान की फसल में रंग आ रहा था। जैसे जैसे धान की बालियां बड़ी हो रही थीं, वैसे वैसे सोहन और रघुवीर के चेहरों की चमक भी बढ़ रही थी। बरसात का मौसम विदाई की ओर बढ़ चला था। कुंवार का महीना आ गया और फसल कटाई की तैयारी शुरू हो गई। सोहन और रघुवीर फसल रखने के लिए खलिहान साफ कर रहे थे। इसी बीच एक दिन न जाने ऊपर वाले को क्या सूझी, अचानक तेज गरज चमक के साथ बादल उमड़े और झड़ी लगा दी। 3 दिन लगातार झमाझम होती रही। सभी खेत पानी से लबालब हो गए। चौथे दिन बादलों ने रौद्र रूप धारण कर लिया और ऐसे लगा जैसे आसमान से कोई पानी उड़ेल रहा हो। इसी बीच पहाड़ों से निकला एक सैलाब गांव तक आ पहुंचा और देखते ही देखते सब कुछ डूब गया। सैलाब ने गांव में ऐसी तबाही मचाई कि कुछ भी साबुत नहीं बचा। घर, फसल, पेड़ पौधे सभी को नुकसान पहुंचा। आसमानी प्रलय से गांव के लोग तो सही सलामत बच गए, लेकिन उनके कई पालतू मवेशी बह गए,
या डूबकर मर गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। 5वें दिन बारिश थमी और पानी उतरना शुरू हुआ। खेतों में खड़ी फसल मिट्टी में दब चुकी थी। कुछ दिन पहले ही जो खेत हरितिमा का श्रृंगार किए हुए नवयौवना की तरह इठला रहे थे, अब वो वीरान हो चुके थे। विनाशकारी बाढ़ के उतरते ही आसमान पर गिद्धों के झुंड मंडराने लगे। कुछ गिद्ध मरे हुए जानवरों के पास पहुंचे और अपनी भूख शांत कर वापस लौट गए, लेकिन गिद्धों का एक बड़ा झुंड वापस नहीं लौटा और वहीं खेतों में पड़ी फसलों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। गांव वालों ने पहली बार गिद्धों का इतना बड़ा समूह देखा था, क्योंकि इसके पहले जब कोई जानवर मरता तब बड़ी मुश्किल से इक्का दुक्का गिद्ध दिखा करते थे। गांव वाले हैरान थे कि इतने सारे गिद्ध आए कहां से। खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि यह सरकार द्वारा छोड़े गए गिद्ध हैं। गांव के किसानों की उम्मीदें तो टूट चुकी थीं, लेकिन इन सरकारी गिद्धों की उम्मीदों को पर लगे हुए थे। जमींदोज हो चुके धान के पौधों में वह अपने लिए कुछ ढूंढ रहे थे। इन्हीं में से कुछ गिद्ध प्रकृति के कहर से टूट चुके मृत प्राय किसानों के दरवाजों पर जा बैठे। गांव के मुखिया ने बताया कि सरकार ने नष्ट हुई फसलों के मुआवजे का ऐलान किया है और सरकारी गिद्धों को सर्वे का काम सौंपा है। छोटे बड़े हर साइज के गिद्ध सर्वे में जुट गए। किसानों से सौदेबाजी शुरू हुई और रकबा घटाने बढ़ाने का खेल चालू हो गया। हफ्ते भर तक सर्वे हुआ और रिपोर्ट गिद्धों ने अपने सरदार तक पहुंचा दी। फिर सरदार ने सरकारी खजाने से रेवड़ी निकालकर किसानों की ओर रवाना कर दिया। रेवड़ी बांटने का काम छोटे गिद्धों के हाथ में था। उन्होंने किसानों से चढ़ोतरी की रकम पहले से ही तय कर रखी थी। जिन किसानों ने चढ़ोतरी की रस्म अदायगी कायदे से की थी, उनके हिस्से में रेवड़ी ज्यादा आई और जिन्होंने चढ़ोतरी में कोताही बरती, उनके हिस्से में कम। देखते ही देखते खेतों में लाशों के जैसी पड़ी फसल का लेखा जोखा पूरा हो गया और उसकी सरकारी भरपाई भी हो गई। इस मामले में सरकार की दरिया दिली भी देखने को मिली। सीधे साधे सोहन और रघुवीर चढ़ोतरी की रस्म अदायगी तो पूरा नहीं कर पाए थे, इसके बावजूद उन दोनों तक भी हरे कागज के टुकड़े पहुंच गए। उन्हें किसी ने बताया कि ये चेक है और इसमें तुम्हारे नुकसानी की रकम लिखी हुई है। जब उन्होंने चेक हाथ में लिया और उसमें लिखी रकम पढ़ी तो दोनों सन्न रह गए। बराबर जमीन होने के बावजूद सोहन का चेक वजनी था। रघुवीर को सोहन की अपेक्षा लगभग आधे से भी कम मुआवजा मिला था। अलग अलग वजन वाले सरकारी चेक ने दोनों के बीच संदेह का बीज बो दिया। शायद आज पहली बार ऐसा हुआ कि सोहन और रघुवीर ने एक दूसरे को सवाल भरी नजरों से देखा। चेक की राशि देखकर केवल रघुवीर ही नहीं, ज्यादा रकम पाने वाला सोहन भी हैरान था। दोनों के मन में बस एक ही सवाल था कि यह कैसे हो सकता है। उन्होंने गांव में रहने वाले परमानेंट सरकारी गिद्ध से पूछा, यह कैसे हुआ? जब जमीन बराबर है तो मुआवजे में अंतर क्यों? परमानेंट गिद्ध अपनी चोंच फैलाते हुए बोला, पहले ही कहा था ना, आकर मिल लेना, सब तय तमाम कर लेना, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सरकारी काम है, इधर उधर हो जाता है। फिर फसलों पर प्रकृति का कहर कम ज्यादा भी तो हो सकता है। परमानेंट गिद्ध का जवाब सुनने के बाद सोहन और रघुवीर घर लौट गए। दोनों के अंतःकरण में रात भर सवाल से सवाल टकराते रहे और इन सवालों ने उनके बीच जो गलतफहमी की दीवार खड़ी की, उसका टूटना अब मुश्किल लग रहा था। सरकारी गिद्धों की इस कारस्तानी के बाद दोनों ने गांव में निकलना कम कर दिया। अब उन्होंने काकी के घर जाना भी बंद कर दिया। हालांकि काकी उनके हिस्से का मट्ठा निकालकर रोज उनका इंतजार करती। जब कई दिन बीत गए तो काकी से रहा नहीं गया और वो खुद उनके घर पहुंच गई। काकी जब उनके घर पहुंची तो उनका माथा ठनक गया। पहले सोहन और रघुवीर के घर में एक ही दरवाजा था, अब दो हो गए थे। एक दरवाजा नया नया दिख रहा था। काकी ने बारी बारी से दोनों दरवाजों को खटखटाया, आवाज दी, लेकिन सोहन और रघुवीर दोनों में से किसी की आहट नहीं मिली। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद काकी लौट चली। काकी अपने घर पहुंचकर सोहन और रघुवीर के बारे में सोच ही रही थी कि इसी बीच सुजान भाई आ गए।
सुजान भाई सोहन और रघुवीर के पड़ोसी थे और उनकी उन दोनों से खूब बनती थी। काकी ने सुजान भाई से पूछा, कई दिनों से सोहन और रघुवीर नहीं आए, कहाँ चले गए दोनों? सुजान भाई ने गिद्धों की कारस्तानी का किस्सा सुनाते हुए एक लंबी सांस ली और बोले, काकी, इस विषैले सरकारी तंत्र ने सोहन और रघुवीर के प्रेम में जो जहर घोला है, उसने उन दोनों पर अपना पूरा असर दिखा दिया है। मुआवजे का चेक मिलने के बाद अब उन्होंने एक दूसरे की ओर देखना तक बंद कर दिया है। इसी बीच काकी ने कई दिनों से सोहन और रघुवीर के हिस्से का जो मट्ठा सहेज कर रखा था, उसी में से एक गिलास सुजान भाई को पीने के लिए दिया। सुजान भाई ने एक घूंट गले के नीचे उतारा और गिलास नीचे रख दिया। फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, काकी, लगता है सड़े हुए इस सिस्टम ने न सिर्फ सोहन और रघुवीर के रिश्ते में कड़वाहट भरी है, बल्कि इसने तुम्हारे मट्ठे का स्वाद भी छीन लिया है। अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा तुम्हारे मट्ठे में। काकी, अब तुम्हारा मट्ठा कड़वा हो चुका है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।